अभी हम शुरुआत किए थे चैप्टर, यानी इसका एक पार्ट चैनल पे ऑलरेडी आ चुका होगा, यूनिट 1 डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। और इस जो सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट है, तो ये पेपर बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगा, लेकिन आपको बहुत सारा नॉलेज थिंकर्स के बारे में मिलेगा। तो हमने मॉर्गन, टोनीस वगैरह को स्टडी कर लिया था, मार्क्स को। नाउ हम दरखाइम पे जाते हैं, जो एक और क्लासिकल थिंकर है। तो ये सोसाइटी में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको इवोल्यूशनरी वे में देखते हैं। जितने भी फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो इवोल्यूशनरी थ्योरी जो डार्विन की थी उसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और उसी थ्योरी को ये लोग फंक्शनलिज्म में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो ये अपने जो थ्योरी है उसमें सोशल सॉलिडारिटी, यानी जो समाज है उसमें एक प्रकार की एकता, जुड़ाव के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि लोगों के कॉमन विल में छुपी होती है। और इन्होंने समाज को दो तरीके से डिवाइड किया है। एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी, जो कि प्री इंडस्ट्रियल फेज में, यानी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था, हम मिडिवल फेज में थे, तब था। और उसके बाद जो दूसरा था ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होता है, ठीक है। और इसको हम इधर समझते हैं। तो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या था, कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, सब मिलजुल के एक साथ काम कर रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं, एक तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरीके से खा रहे हैं, जीवन शैली भी काफी हद तक है, मतलब डिवीजन ऑफ ओपिनियन भी नहीं है, लोगों की विचारधाराएं भी काफी एक जैसी है, बिल्कुल उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इंडिविजुअलिटी जो होता है, यानी सब अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने लिए वाली जो चीज़ है वो नहीं है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सोलिडारिटी की बात करें तो सोसाइटी में स्पेशलाइजेशन आ गया है। सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचेगा, पुलिस है तो वो पुलिस का काम करेगा, पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिशियन का काम करेगा, इंजीनियर इंजीनियर का काम करेगा, डॉक्टर डॉक्टर का काम। ये डिवीज़न आ चुका है और हर चीज़ स्पेशलाइज हो गया है, ठीक है। उसके बाद मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन सब स्पेशलाइज वे में हो रहा है। फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लाइफ भी वैसी हो गई है। अब यहाँ पे हमें दो चीजें डरखाइम और एक्सप्लेन करते हैं। दो टर्म है मटेरियल डेंसिटी, जिसका मतलब होता है केवल पॉपुलेशन जब एक पर्टिकुलर स्पेस में, मान लीजिए ये ए करके स्पेस है, इस पर्टिकुलर स्पेस में जब पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल डेंसिटी। मॉरल डेंसिटी क्या होता है, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ना, क्योंकि वो नंबर में बढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन बढ़ना मतलब एक तरीके से मेल मिलाप, बातचीत, सिंपल भाषा में, ठीक है। ऐसे सिंपल वाले टर्म ना इनको एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो Durkheim considered that development of division of labor in society to be associated with increasing contact among people, यानी moral density। जब moral density समाज में बढ़ रही है, इसीलिए division of labor भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है लोगों के बीच में, यानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन हम ढूंढने लगते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि पहले 10 लोग थे, ठीक है, सोसाइटी में, तो कोई इतना स्पेशलाइजेशन नहीं था, कोई कुछ भी कर लेता था, कोई कुछ भी मतलब कैसे भी जीवन यापन कर लेता, कोई कंपटीशन नहीं था। नाउ कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको कहा जाता है ना कि जर्नल कोर्स मत करिए, कोई फायदा नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन करिए, ये कोर्स कर डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, या कुछ ऐसा लाइक बहुत ही स्पेसिफिक सा। आजकल जॉब्स तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडर्न टाइप के डेवलप हो चुके हैं, वीडियो एडिटर बन जाइए, और ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर, ऐसा बन जाइए। क्यों स्पेशलाइजेशन के लिए? बिकॉज आपकी जर्नल बीए की डिग्री या एमए की डिग्री का कोई महत्व नहीं है, अब स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक मटेरियल डेंसिटी, यानी जब तक पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा लोग एक साथ नहीं बढ़ जाएंगे जनसंख्या में, तब तक मोरल डेंसिटी यानी उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ता है।
उसके बाद ही रिफर्स द वेज विच दिस हैपेंस। अब वो किस तरीके से होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल बिगिन टू कॉन्सेंट्रेट टुगेदर, एग्रीकल्चर में बिगिन दिस एंड दिस कंटिन्यू विद द ग्रोथ ऑफ सिटीज एज वेल। मतलब बहुत सारे लोग जब एक जगह पे आते हैं, जब कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे लोगों का बढ़ता है, तो कोई चीज की प्रारंभ होता है। तो ये कहते हैं कि शायद कृषि का भी इसी वजह से हुआ हो। जैसे मान लीजिए एक ही जंगल में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हों, तो उनको लगा हो कि यहाँ पे इनफ नहीं है हमारे लिए, तो चलो हम कुछ करते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हो कि जमीन में बीज गया तो कुछ उग गया, तो सबने मिलके कृषि करना शुरू कर दिया। अब ऐसे ही हो सकता है कि सिटी का भी ग्रोथ हुआ हो, कि बहुत सारे लोग आए हों, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की नीड हुई हो, दुकानें खुली हों, तो फिर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, इंजीनियर इनकी ज़रूरत पड़ी हो तो वो आए हों, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो सिटी बन गई। इनके कहने का तात्पर्य यह है। उसके बाद सिटीज क्या होता है? सिटीज ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम द नीड ऑफ इंडिविजुअल टू पुट देमसेल्फ इन अ वेरी इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद अदर्स। दे कैन मल्टीप्लाई एंड एक्सटेंड ओनली इफ द मॉरल डेंसिटी इज रेज्ड। ठीक है, तो मॉरल डेंसिटी यानी इंटरेक्शन। ठीक है, तो क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल की नीड बढ़ती है, ठीक है, आप एक जगह हैं, आपको बहुत सारे प्रकार की चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो फिर आपका क्या होता है कि कांटेक्ट बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आप घर बना रहे हैं, ठीक है, आप घर बना रहे हैं तो आपको ईंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप घर बना रहे हैं तो खुद तो बनाएंगे नहीं, फिर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन हुआ, कनेक्ट हुए लोग, और फिर इस तरीके से वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इससे मॉरल डेंसिटी यानी इंटरेक्शन और बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक वर्कर लगाया, वो दूसरे वर्कर को लेके आएगा, फिर अब तीसरा मान लीजिए बिजली का काम करना है तो वो किसी और को बुलाएगा, फिर उनसे ऐसे इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा। बेसिक इसका यही मतलब है। इसी से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी इंक्रीज होता है, बिकॉज आप शहर में आए और मान लीजिए आप ए प्लेस पे रह रहे हैं, आप ए प्लेस से आपका जॉब बी प्लेस पे है, आपको यहाँ जाना है, और ऐसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ए बी सी डी ई एफ पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है, तो इसी की वजह से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट भी आता है। अब हम मैक्स वेबर पर फोकस करें तो Weber has examined the question of development of human society in the context of his study in capitalism, on capitalism. I'm sorry. तो कैपिटलिज्म देखिए, मैक्स वेबर की थ्योरी, मोस्ट ऑफ थ्योरीज इनकी कैपिटलिज्म के आसपास ही है, बिकॉज सोशोलॉजिस्ट होने के साथ साथ ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे। तो अब देखिए, उन्होंने बोला कि जो कैपिटलिज्म हुआ है वो किस वजह से हुआ है, क्योंकि रैशनल तरीका आया काम करने का, सेविंग्स या पैसे की मतलब लाइफस्टाइल, ऐसा जीवन जीना कि ज़्यादा पैसे ना खर्च करें, पैसे जो हम कमाएं उसको आगे इन्वेस्ट करके और पैसे कमाएं, ऐसा एटीट्यूड डेवलप हुआ लोगों के बीच में, तो जाके कैपिटलिज्म आया। बट उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म हर जगह नहीं आया, ठीक है, या वेस्टर्न यूरोप के भी सिलेक्टेड कंट्रीज में आया और पूरी दुनिया में नहीं आया। उसका रीज़न ये बताते हैं कि कैल्विनिस्ट या जो कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट थे उन्हीं कंट्रीज में डेवलप हुआ। कैल्विनिस्ट प्रोटेस्टेंट क्या थे? तो यूरोप में एक आंदोलन हुआ जिसको धर्म सुधार आंदोलन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं। इनके मेजर जो हीरो थे हम कह सकते हैं वो थे मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया, मतलब उस समय समाज में मिडिवल फेज था और जो चर्च था उसका मतलब बोलबाला बहुत ज़्यादा था। चर्च जो कह दे लोग उसी को सुनते थे और चर्च लोगों से बहुत प्रकार के टैक्स लेता था। राजा से तो उतने टैक्स नहीं थे, लेकिन जो कॉमन लोग थे, मर गए तो टैक्स, शादी किए तो टैक्स, बच्चा हुआ तो टैक्स, हर बात पर टैक्स, और पाप किया है तो भी टैक्स दे दो तो भगवान माफ कर देंगे। ऐसा वाला सिनेरियो चल रहा था और रिलीजन के नाम पे लूटा जा रहा था। और जो ओल्ड टेस्टामेंट जो बुक क्रिश्चियनिटी में थी वो आम लोगों की भाषा में नहीं थी, तो लोग समझ नहीं पाते थे और आंख बंद करके प्रीस्ट पे विश्वास करते थे, पोप पे, बेसिकली प्रीस्ट पे नहीं, तो पोप पे विश्वास करते थे और पॉप जो थे सॉरी वो लोगों को लूटते थे। तो इसी को देखते हुए मार्टिन लूथर ने पूरा एक आंदोलन छेड़ दिया कि हम धर्म को बदलेंगे, धर्म में हम ऐसा धर्म बनाएंगे जो सब उसको फॉलो कर सके और कोई किसी को लूटे नहीं। ठीक है, तो उन्होंने इस टाइम पे जो रिलीजन का मतलब क्रिश्चियनिटी का ही वो रिलीजन है, मतलब क्रिश्चियनिटी में मान लीजिए कि क्रिश्चियनिटी को आप एक ट्री मानिए,
क्रिश्चियनिटी धर्म को, तो उसका एक ब्रांच है, ठीक है, प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि प्रोटेस्ट करके, आंदोलन करके रिलीजन बना। उसी का एक सेक्ट आप कैल्विनिस्ट को भी मान सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी टाइम पे निकला, तो कैल्विनिस्ट उसी का पार्ट था, ठीक है, उस आंदोलन का पार्ट था। इसमें ज़्यादातर जो बात की गई कि आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में जो मनी है उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपको धरती पे भेज दिया है, और अगर आपने भगवान को देखा नहीं है, हमने नहीं, आपने किसी ने नहीं देखा है, और आपको रियल लाइफ में एंजॉय करना है, आपको फील करना है कि कैसा भगवान की आशीर्वाद से फील होगा, तो आपको रिच होना है। रिच इन द सेंस कि जो आप पैसा कमा रहे हो उसको सही से इन्वेस्ट करें, और आपकी जो जीवन शैली है उसमें ये नहीं है कि एकदम आपकी लग्जरियस लाइफ होनी चाहिए, पैसा यहाँ उड़ा रहे हैं वहाँ उड़ा रहे हैं और कमा रहे हैं, नहीं, आप जो कमा रहे हैं उसको इन्वेस्ट करें और आप और कमाएं। तो वेबर का मानना था कि जो ये कैल्विनिस्ट जो थे, उनका जो ये आइडियोलॉजी थी रिलीजन को लेके जो उत्पन्न हुई कि जैसे इन्वेस्टमेंट करो, और इस तरीके से मतलब गॉड ने हमें सब कुछ करके भेजा है, आपका बस काम है, हमें नहीं पता कि भगवान ने हमारे लिए क्या चूज किया है, हमें बस बेस्ट करना है अपना, ठीक है, हमें भगवान ने धरती पे भेज दिया है। तो लोग अपनी मेहनत करते, कमाते और ज़्यादा खर्चा नहीं करते, उसको बचा के फिर इन्वेस्टमेंट करते, ये जो आइडिया था। तो वेबर का मानना था कि इस आइडिया की वजह से पूरे मतलब वेस्टर्न यूरोप में कैपिटलिज्म आया, ठीक है। और ये और भी धर्म को, जैसे कि हिंदुइज्म को, चाइनीज रिलीजन को और बहुत सारे रिलीजन्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे क्यों नहीं आया कैपिटलिज्म, बिकॉज हम लोग का रिलीजन कुछ रोकता है। बाकी वो सब चीज़ें हम बहुत सारे चैप्टर्स में सो एल.टी. हॉबहाउस, जो कि 1864 में बॉर्न हुए थे, 1929 में जिनकी डेथ होती है, तो ये भी बहुत ही फेमस थिंकर हैं। जो दो और फेमस थिंकर कॉम्टे स्पेंसर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित थे, तो इनकी जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें आप कॉम्टे एंड स्पेंसर का काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस देख सकते हो। तो उन्हीं लोगों की थ्योरीज से एक इन्होंने मतलब डिफरेंट कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन माइंड है वो जब डेवलप हो जाता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट या लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल डेवलपमेंट का। कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे हमारा ब्रेन मतलब डेवलप होने लगता है, हम न्यू आइडियाज़ देखते हैं, न्यू चीज़ें सोचते हैं, हमारे मॉरल आइडियाज़, एम्पैथी वगैरह बढ़ने लगती है, जस्टिस, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, तभी जाके सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म होता है। अब इसका एग्जांपल आप जनरली देख लीजिए कि रेनेसा का पीरियड जो था, या इनलाइटमेंट का, जब हम पुनर्जागरण जिसको बोलते हैं कि इंसान जागृत हुआ, या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए, तो ये क्या चीज़ की है, इंसान के अंदर वो आइडियाज़ आ रहे थे ना कि हमें ये जो चर्च ने हम पे कब्जा कर रखा है, रिलीजन के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इन सब से छुटकारा मिले, तभी तो उन लोगों ने एक नया तरीका या वो देखा, यानी उनका ब्रेन कहीं ना कहीं एक तरीके से डेवलप हुआ, तभी तो जाके सोसाइटी में डेवलपमेंट आया। कहने का इनका तात्पर्य इतना ही है। बुक में इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बट मैंने आपको अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर दिया, मतलब इनकी पर्सपेक्टिव को अपने वे में एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पार्सन्स आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस है सोशियोलॉजी में। तो ये ह्यूमन सोसाइटी को अगेन बहुत सारे इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हिसाब से समझाते हैं हमको, और जैसे अदर कॉन्सेप्ट है इनका भी कॉन्सेप्ट वैसा है। ये हिस्टोरिकल और जो कंपैरेटिव अप्रोच है उसको थोड़ा अपनाते हैं, और प्राइमेटिव, इंटरमीडिएट एंड मॉडर्न 3 डिवीज़न देते हैं, जैसे कि फेमस है, जब भी हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है 3-4 पार्टों में लोग डिवाइड करते हैं। प्राइमेटिव फेज के बारे में बताते हैं कि बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्म, अभी शुरू हो रहा था सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग मतलब मिल बैठ के काम करना शुरू कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कुछ नहीं थी, वही गैदरिंग और हंटिंग, मतलब फल वल इकट्ठा करना है, जानवरों को मारना है, और उसके बाद थोड़ा सा और डेवलप होके खेती वगैरह हो जाती है, हम जानवरों को भी वो करने लगते हैं, और थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी, यानी स्टोन के वो वेपन वगैरह के मैंने बताया था आपको, वो यूज़ होने लगता है। उनका कल्चरल एक्सप्रेशन की बात करें, रिलीजन की बात करें, तो एनिमिज्म, मैजिक, ऐसा रिलीजन वगैरह ऐसा होता है। सिंपल पॉलिटिकल सिस्टम है, कोई हेड चूज कर लिया, वो ऑर्डर्स दे रहा है, कम्युनिटी जो भी मतलब बोल रही है वही उसकी मान जा रहा है। सो बेसिकली कम्युनिटी के विल से चल रहा है पॉलिटिकल उनका सिस्टम। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, मॉर्निंग में रिकॉर्ड करने का यही डिसएडवांटेज है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, बट अब उनको बता भी नहीं सकते ना कि हम पढ़ा रहे हैं, लाइक बता सकते हैं बट वो मानेंगे, वो अगेन अलग बात है। फिर पार्सन्स का
आगे एक्सप्लेन करूँ मैं अगर थ्योरी, तो बताते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ा तो ह्यूमन सेटलमेंट्स बढ़ने लगे, वो बढ़ते बढ़ते टाउन और सिटीज़ का रूप लेने लगे। उसके बाद जो काम है यानी ऑक्यूपेशन जो हम करते हैं वो डिफरेंट, उसमें डिफरेंशिएशन आने लगा, कैसे लोग अलग अलग काम करने लगे, बिकॉज काम बहुत सारे बढ़ गए थे ना सोसाइटी में। उसके बाद अब मान लीजिए पहले जो डॉक्टर होता था, डॉक्टर सब तो नहीं, सैमन होता था, वो आपका इलाज भी करता था, आपके घर में कोई समस्या है वो भी देख लेता था, मतलब एक ही पर्सन बहुत सारे रोल प्ले कर सकता था। अब सोसाइटी बहुत, अब डॉक्टर है, डॉक्टर के अंदर भी डिवीजन है कि ये डर्माटोलॉजिस्ट है तो ये कार्डियोलॉजिस्ट है या ये इसका स्पेशलिस्ट हो, तो ठीक है आप समझ रहे होंगे। तो उसके बाद सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन आता है, जिसके पास पावर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी को होल्ड करेगा, जिसके पास वेल्थ होगा उसके पास पावर होगी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्म्स, सोशल कंट्रोल जैसे सिस्टम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगते हैं। उस टाइम ये बेसिकली इंटरमीडिएट फेज की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फ्यूडलिज्म और मोनार्की होता है, किंग होता है, किंग फ्यूडल्स को अपनी ज़मीन देता है, फ्यूडल पे काम कराते हैं। मैं अपने 2-3 वीडियोज़ में लगातार जो फर्स्ट ईयर की सीरीज चला रही हूँ फ्यूडलिज्म समझाती आई हूँ, तो मैं बार बार नहीं समझाऊंगी, ठीक है। और जो मार्क्स है वो एग्जाम्पल देते हैं कि जो ट्रेडिशनल चाइना, इंडिया, इस्लामिक रोम एम्पायर जो था वो टिपिकल एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट सोसाइटीज का, यानी मिडिवल सोसाइटीज का, ठीक है। मिडिवल सोसाइटी का आप देख लिए कि स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ रहा है, राजा का काम चल रहा है, फ्यूडलिज्म वाला सिस्टम है, पावर जिसके पास है वो सबको कंट्रोल कर रहा है, सॉर्ट ऑफ सिस्टम। मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्सन्स, ठीक है। तो ये मानते हैं कि ये यूनिक कंट्रीब्यूशन है वेस्ट का ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी को, मतलब इनके कहने का तात्पर्य है कि वेस्ट ने मॉडर्नाइजेशन शुरू किया, काफ़ी हद तक सही है बट इंटायरली मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ। तो इनका कहना क्या है, मतलब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, एजुकेशनल साइंटिफिक के सारे जो रिवोल्यूशन हुए, ये रेडिकल चेंज बहुत बड़े लेवल पे बदलाव है। अब रेडिकल चेंज मुझसे किसी ने पूछा था, इसलिए मैं एक्सप्लेन आपको कर, रेडिकल चेंज क्या होता है। आप मैकडॉनल्ड्स जाते होंगे, डेफिनेटली जाते होंगे, तो या नहीं भी जाते हैं तो आपको पता होगा, मूवीज में देखा होगा, चाहे ऐसी कोई भी रेस्टोरेंट आप गए, वहाँ पे आपने ऑर्डर दिया और आप वहाँ पे चेयर एंड ऑल पे बैठ के खा रहे हैं, आपका ऑर्डर आ गया बर्गर एंड ऑल। अब अगले दिन क्या होता है, आप जाते हैं मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स आपको ज़मीन पे बिछवाता है चद्दर और आपके सामने देता है वो पेपर का बना हुआ चाहे कागज उसका पत्ते का बना हुआ प्लेट, और उसमें सर्व करता है खाना, और आपसे बोल देता है कि ड्रेस कोड यहाँ पे फॉलो करना है, धोती कुर्ता। दैट इज रेडिकल चेंज। बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल दिया मैंने बट ठीक है, दैट इज रेडिकल चेंज, मतलब एकदम से ऐसा चेंज हो जाना जो इंसान ने सोचा ही नहीं था, एकदम बदलाव, ठीक है, ऑपोजिट ही बदलाव, ठीक है। ये सब रेडिकल चेंज आता है समाज में, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब आने लगता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन समाज में इक्वालिटी, जस्टिस की बात करती है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात होने लगती है, एजुकेशन सबके लिए हो, समाज सेकुलराइज हो, उसके बाद लिबरल थॉट्स आने लगते हैं। पार्सन के अकॉर्डिंग जो वन ऑफ द मेजर हम चीज अगर माने कि सोसाइटी में हुआ था, वो यूनिवर्सल लॉ थे, मतलब ह्यूमन राइट वगैरह जो थी, जो लॉ सबके लिए इक्वल हो, ये सब, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न इंस्टीट्यूशन ऑफ मनी, बैंकिंग, ब्यूरोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो आती है, सब मॉडर्न समाज का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अब मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, तो मॉडर्नाइजेशन को लेके आपको बहुत सारे, लाइक लिमिट में नहीं, बहुत सारे डेफिनेशन मिल जाएंगे, जैसे सच एज डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ, डेवलपमेंट एज अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन, डेवलपमेंट एज अ मॉडर्नाइजेशन, मतलब बहुत सारे। और कोई मॉडर्नाइजेशन को बहुत रॉन्ग भी कह सकता है, समझ सकता है, या मॉडर्नाइजेशन इज एंड ऑफ कल्चर, मॉडर्नाइजेशन इज गोइंग अवे फ्रॉम कल्चर, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम मॉडर्नाइजेशन में जो ग्रोथ होता है, ठीक है, ग्रोथ जो टर्म यूज होता है मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न के कॉन्टेक्स्ट में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर बात करें, आर्थिक वे में बात करें, तो क्या होता है कि जब आप, जो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बनाने के, जो भी इस्तेमाल की वस्तु होती है ग्राहकों द्वारा, अगर आप बना रहे हैं और वो, या जो मान लीजिए कि अभी आपकी जो सैलरी है, जो ये इनकम है, आप उससे एक सेव खरीद सकते थे, पर अब
आप 10 सेव या 1 किलो सेव खरीद सकते हैं, तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ गया है। आपका अब अगर आप पहले केवल 1 सेव खरीद सकते थे, तो आप संतरे भी खरीद सकते हैं, अनार भी खरीद सकते हैं, और आपका पैटर्न भी इंक्रीज हो गया जो खरीदने का था, मतलब कैपेसिटी आपकी खरीदने की जो थी वो बढ़ चुकी है। उसको इकोनॉमिक टर्म में आप ग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको डिफाइन करना, कि हमारी जो एबिलिटी है, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जैसे कि कपड़ा, रोटी, मकान, घर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसकी जो है कैपेबिलिटी और वो इंक्रीज हो जाना। अगर बहुत ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो अब देखिए मैं कोई कमेंट यहाँ नहीं कर रही हूँ, आपका मच बेटर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पढ़ते तो आप मच बेटर बाहर जाके पढ़ सकते हैं। एक जर्नल पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, ये मैं कुछ नहीं कह रही, ये गवर्नमेंट बुरा है, प्राइवेट बड़ा है, बुरा है, या बाहर वाला बहुत अच्छा है, ठीक है। ये कहने का मतलब नहीं, आपको एक्सप्लेन करने का मतलब। आप जनरल की हेल्थ केयर सुविधाएं लेने में पहले नहीं केपेबल थे, आप अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो, दैट इज ग्रोथ, ठीक है। और एक और थर्ड सेंस में अगर हम बात बताएं, तो एक्सपेंशन ऑफ क्या पॉसिबिलिटीज, इंक्रीज इन इंडिविजुअल चॉइसेस, ठीक है। आपकी जो चॉइसेस है उसमें भी इंक्रीज आ गया, जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। और इसको हमेशा जो ग्रोथ है उसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, कोई कहेगा नहीं ग्रोथ हो रहा है बुरा है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव वे में लिया जाता है। उसके बाद चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कल्चरल, जो ह्यूमन चेंज सोसाइटी में, देखिए चेंज एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी नहीं चैलेंज कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चेंज होना है। चेंज ही होते होते हम यहाँ तक पहुंचे, और ऐसा नहीं है कि हाँ हम रुक जाएंगे। आपके पास अगर अभी कंप्यूटर है तो एकदम सुपर कंप्यूटर, और उससे भी नेक्स्ट लेवल का कुछ आएगा, और आपके पास जनरल डब्बा वाला फोन है तो सुपर स्मार्टफोन भी आने वाला है, ठीक है। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से था। इकोनॉमिक, अभी आप कुछ पर्टिकुलर चीज ही अफोर्ड कर पाते हैं, सिचुएशन चेंज होगी, आपका जो आर्थिक स्थिति है अच्छी होगी, तो आप और भी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। सोशली आपको रिस्पेक्ट मिलना, ठीक है, ऐसे पॉलिटिकली भी राइट्स ज्यादा मिलना, तो ये चेंज होता रहा है। अब मॉडर्नाइजेशन क्या है, ठीक है। अब मॉडर्नाइजेशन दो सम में डिसएग्री अबाउट देम बीइंग वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन, अब बहुत लोग बोलते हैं कि जो विकास है और मॉडर्नाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सेम चीज है। अब कुछ लोग इस पे अग्री करते हैं, कुछ नहीं अग्री करते, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पे इंसान रहेंगे विचारधाराएं होंगी, और विचारधाराएं होंगी तो विचारधाराओं का युद्ध होगा ही, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है, देखा भी जाता है कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक ना मॉडर्नाइजेशन के थ्रू ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अगर ऐसा जो मॉडर्न हम सोसाइटी में भी प्रेजेंटली रह रहे हैं, उसका तो मेन देखा जाता है कि डेवलपमेंट तभी हुआ जब मॉडर्नाइजेशन आना शुरू हुआ। इकोनॉमिक, अगर हम रेलम की बात करें, आर्थिक रूप से अगर विकास को देखें, तो अर्बनाइजेशन होना, शहरों की उत्पत्ति होना, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी ने तो एकदम दुनिया ही बदल के रख दी है, या अच्छी टेक्नोलॉजी आना एग्रीकल्चर के रूप, मतलब एग्रीकल्चर जो है, कहाँ पहले हम हलों से करते थे और आज मशीन ट्रैक्टर जैसी आ गई, अब तो बीज भी डालने की टेक्निक आ गई है, मतलब मशीन्स आ गई है, तो बहुत कुछ। पॉलिटिकली अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा रैशनल हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। अब डेवलपमेंट इन सेंस ऑफ मॉडर्निटी स्टैंड फॉर व्हाट इज अंडरस्टूड एज वेस्टर्नाइजेशन। देखिए, डेवलपमेंट और वेस्टर्नाइजेशन को बड़ा इंटरचेंजेबली भी लोग यूज करते हैं। तो इसका कहानी का अगर हम निचोड़ समझने की कोशिश करें, तो माना जाता है कि जो डेवलपमेंट है, आपने बहुत जगह अभी मैंने चैप्टर पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि लोगों ने यूरोप को एक एग्जाम्पल लिया और उसी से ही सबका मतलब जो भी थ्योरी से बनाई। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना था कि जो वेस्ट है, वेस्ट में सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन आया, और वो एक तरीके का, मान लीजिए कि अन्य देशों में जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था उसका ब्लूप्रिंट बन गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज में लोग आए, स्लम्स हुआ एंड ऑल एंड ऑल। तो एक तरीके से उन लोगों ने तरीका हमारे ऊपर सेट कर दिया था और लोगों को वही फॉलो करना था, और उसी को मॉडर्नाइजेशन बोला गया, ठीक है। जो यूरोप में हो रहा था, जो भी चीजें हो रही थी, फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ जिस प्रोसेस से गया, जिस तरीके से वहां डेमोक्रेसी आई। अब
आज के टाइम पे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी आप उसे मॉडर्न बोलेंगे, जहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे आप उसे मॉडर्न बोलेंगे, टेक्नोलॉजी जहाँ नहीं होगी उसको आप बोलेंगे कि वो मॉडर्न कंट्री है? कोई नॉर्थ कोरिया को मॉडर्न कंट्री कहेगा? आई मीन बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आप उसको कह सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में आप उसको मॉडर्न नहीं कह सकते। बेसिकली मेरा इतना सारा कुछ बताने का मतलब ये है कि जो वेस्ट ने एक तरीके से रास्ता बना दिया उसी को लोग फॉलो किया, और उसे ही बहुत लोग वेस्टर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और बहुत कुछ बोलते हैं। इसके अराउंड डिबेट भी बहुत है, पर आपकी बुक में टच नहीं किया तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो अब इसका इम्पैक्ट हम समझते हैं कि विकास का इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है? तो आपको पता है कि टर्म ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, इकोनॉमिक लेवल पे बढ़ोतरी हो जाएगी, मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद अंडर डेवलपमेंट जहाँ होगा वो हम एक तरीके से मान लेंगे कि इसी वजह से गरीबी हो रही है, या लो प्रोडक्टिविटी है, या बैकवर्ड है, ठीक है? जो अंडर डेवलप होगा उस इन सब का कारण ये होगा कि गरीबी है, चाहे प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, पिछड़े हुए हैं, ठीक है? कहते हैं ना कि ये बहुत गरीब देश है, यहाँ मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अब डेवलपमेंट इक्वल टू रिचनेस माना जाता है, बट मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न टर्म में आप इतना डेवलपमेंट को बोल सकते हो, बिकॉज आप ऐसी बहुत सारी कंट्रीज ले लो जहाँ डेवलपमेंट हुई है, जहाँ कैपिटलिज्म है, इंडस्ट्रीज है, बट आपको हर जगह वो एक तबका मिल जाएगा, वो तबका बड़ा तबका मिलेगा, मतलब बहुत बड़ी डिफरेंस वाला, जो अभी भी गरीबी में जी रहा है। तो ये भी एक डिबेट का विषय हो सकता है, फिर हम डिबेट में कहीं पढ़ने वाले हैं नहीं, चैप्टर पढ़ते हैं। उसके बाद 1950 ऑनवर्ड से मतलब बहुत ज़्यादा फोकस हर देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था, ग्रोथ पे था, और अपने जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन था उसको बढ़ाने पे था। मतलब बेसिकली जो था, हमने ज़्यादातर फोकस कहाँ किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सकें धन के मामले में, या इंडस्ट्रीज बना सकें, एक दूसरे देश को कंपटीशन दे सकें, यही मतलब ज़्यादा एक रहा है। अब अगर माने कि डेवलपमेंट और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर नेगेटिव टर्म में या क्रिटिसिज्म के तौर पे ही इसको रखा गया है, और आप इसको क्रिटिसिज्म वाले पार्ट में भी लिख सकते हैं और इम्पैक्ट वाले भी पार्ट में लिख सकते हैं, तो ये दोनों प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और कमेंट करना मत भूलिए, उससे इंगेजमेंट बढ़ता है तो और लोग वीडियो को देखते हैं, बिकॉज हम हार्ड वर्क बहुत लिटरली अब तो हम लोग को 1 ईयर होने वाला है कर रहे हैं, बट उतनी रीच नहीं है। हो सके तो अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करिए, और आप हमें टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हम वीडियोस और अगर कुछ नोट्स वगैरह हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी हम काफ़ी कुछ पोस्ट करते रहते हैं अबाउट सोशियोलॉजी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।